वैशाली, यहाँ जो एलर्ट सिटीजन्स यहाँ खड़े हैं, हम इस माध्यम से फेसबुक लाइव कर रहे हैं ताकि मुंबई महाराष्ट्र के सभी लोगों को हमारा हक क्या है और हमें क्या मांगना है इसके बारे में हम मालूमात देना चाहते हैं। थोड़े ही दिनों में हम वोट करने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि वोट आप अपने मालिक को सिलेक्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप वोट कर रहे हैं आपके सेवक को सिलेक्ट करने के लिए, जिसको आप हमारे टैक्स पेयर से मनी से पैसे से हम पगार देते हैं, उनको इलेक्ट्रिक बिल का पैसा देते हैं, लाखों रुपए का हम मानधन देते हैं। तो हमारा ये फर्ज होता है कि जब हम सेवक की नियुक्ति करते हैं तो हमारा सेवक की ड्यूटी क्या होती है, वो सेवक काम बराबर करता है कि नहीं, और अगर नहीं करता है तो हमारे पास क्या है कि जिस वजह से हम उनकी से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहते हैं। हमारे जो एमपी है, एमएलए है, खासदार है, काउंसिलर्स है, ये हमारे सेवक हैं जिसको हम टैक्स पेयर के मनी से पैसे से हम उनको सैलरी देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं और हम उनसे काम करवाना चाहते हैं। मगर हम देखते हैं कि इनके पास पावर तो बहुत होती है, मगर इनकी सेवा के लिए कोई लॉ नहीं होता है, कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। वे जहां भी जाते हैं हम उनके लिए खड़ा होते हैं, वो जिस ऑफिस में जाते हैं हम बाजू में हो जाते हैं, वो घुस जाते हैं। यहाँ तक कि जो पब्लिक टाइमिंग होती है 3 से 5, वहां भी वो अंदर घुस जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। अगर आपको इतनी पावर है तो आपके पास उससे बड़ी जवाबदारी भी है कि आप क्या काम करते हो। हमारे एरिया में आपने कितने स्कूल्स बढ़ाए ये हमें उनको पूछना है, हमारे एरिया में कितने कॉलेजेस बढ़ाए ये हमें उनको पूछना है। हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कारपेंट्री हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, इसका इन्होंने हमारे एरिया में कितने स्कूल्स बढ़ाए, कितने कॉलेजेस बढ़ाए, कितने हॉस्पिटल्स बढ़ाए, इसका हिसाब भी हमको लेना है। हमें सिर्फ सपना दिखाया जाता है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं होता है। तो पहले हम एजुकेशन की तरफ से जाते हैं कि एजुकेशन में हमारा स्कूल कितना बड़ा हुआ है। तो हमारे अपने ई वार्ड में और बी वार्ड में तो मेरे ख्याल से स्कूल बड़ा ही नहीं है, ना प्लेग्राउंड्स बड़े हैं, ना हॉस्पिटल्स बड़े हैं। यहाँ की तो एक तो हॉस्पिटल बंद हो चुका है, इस्माइली हॉस्पिटल को तो बंद कर चुके हैं, वही इस्माइली हुआ ना, प्रिंस अली खान। हाँ, तो ऐसे जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं वहां तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और हमें आसमान से तारे लाने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है और आपको जब भी हमारे आमदार खासदार ये काउंसिलर्स जो हैं ये आपसे जब वोट मांगने आएंगे तो उनसे पूछना है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, और उसमें हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए स्कूल्स कितने खोले, कॉलेजेस कितने खोले हैं, हॉस्पिटल्स कितने खोले हैं, हमारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स कितने खोले हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए ओल्ड एजेस कितने खोले हैं, इसके बारे में आप बातचीत कीजिए। हमारे रास्ते पे कितने आपने स्टॉल्स बिठाए, हमारे रास्ते पे कितने अड़चने बिठाए और हमारे जान को धोखा किया है, उसके बारे में बताइए। आज कोई भी आमदार खासदार हमको अच्छा रास्ता देने के बारे में बात नहीं करता। आज हमारा लव लेन देखिए, हमारा एसपीपी रोड देखिए, हमारा कोई भी रास्ता देखिए, रास्ता तो छोड़ो, फुटपाथ तो छोड़ो, रास्ता भी पूरा एनक्रोच हो चुका है। मोहम्मद अली रोड तो पूरा एनक्रोच हो चुका है, मगर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को ये दिखाई दे देते हैं, जबकि वो कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है। मेरा हाईकोर्ट में अभी रिट फाइल हो चुका है जो हम चैलेंज कर रहे हैं। और मुश्किल की बात यह है कि हमारे आमदार खासदार ये गलत कामों के लिए पैसा भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं और म्यूनसिपैलिटी पे उन लोग दबाव भी डालते हैं। इसीलिए आपको हमारे खासदार आमदार से पूछना है कि आप हमारा रास्ता खुला करके कब दोगे, आप हमारा फुटपाथ खुला करके कब दोगे। अगर आपने ये सवाल नहीं किया तो अगली बार पे समझो आपको चलने को भी जगह नहीं मिलेगी और रास्ते पे भी कुछ और आ जाएगा। अब एजुकेशन की बात करें तो
हमारे एजुकेशन इतना गंदा है कि हमको ऐसे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं कि जो कभी हम जिंदगी में वापरते ही नहीं। तो इस माध्यम से हम हमारे खासदारों से, हमारे आमदारों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल के 8वीं 9वीं और 10वीं में और कॉलेज में आरटीआई एक सब्जेक्ट आना चाहिए। हमको इंडियन पेनल कोड और हमको सीआरपीसी, यानी हमको अगर कोई गलत चीज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करनी है तो हमको किस तरह से फाइल करनी है, क्योंकि आज आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपको भगाता है, म्यूनसिपालिटी में जाते हो तो आपको भगाते हैं। तो इस कानून का हमारे बच्चों को स्कूल के साथ ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए। उसको स्कूल में अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उनको प्रशिक्षण अभी से देना चाहिए। और इसीलिए हम आज इस माध्यम से हमारे आमदार, खासदार या जो भी इलेक्शन में खड़े रहने वाले हैं उनसे निवेदन है कि स्कूल में हमको आरटीआई चाहिए, स्कूल में हमको आईपीसी, सीआरपीसी और बीएमसी के बारे में मालूमात चाहिए तो आप 8वीं 9वीं 10वीं में जो हम साइंस में जो जिसको डॉक्टर नहीं बनना है तो साइंस लेने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री 7वीं तक पढ़ाइए, 8वीं से बंद कीजिए। मैथमेटिक्स जिसको फिजिशियन बनना है या और कुछ बनना है वो मैथ्स ले लो, नहीं तो छोड़ दो। मगर कंपलसरी जो आम आदमी को रोज की जिंदगी में काम आएगा, यही आरटीआई, आईपीसी, सीआरपीसी और बीएमसी एक्ट की प्रशिक्षण होना ही चाहिए। इसीलिए ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। अब मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में आते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स तो है ही नहीं। आप देखिए आज बी वार्ड में और ई वार्ड में एक भी, ई वार्ड में तो कुछ एमबीबीएस है मगर बी वार्ड में तो एमबीबीएस डॉक्टर्स ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे हेल्थ की पूरी सत्यानाश की जाती है। मुझे बचपन में याद है कि हम जेजे हॉस्पिटल में 1 रुपया भर के एडमिशन लेते थे, ऑपरेशन होके आदमी बाहर आता था। अब तो पैसा देने कितना भी दो, ये टेस्ट के पैसे दो। और वहाँ दूसरी बात है कि वहाँ कामगार ही नहीं है, यानी आपको पहले टेस्ट करना है तो कुर्सी में लेके जाते थे, वार्ड बॉयज लेके जाता है, अभी वार्ड बॉयज भी नहीं है। इस तरह से गंदी हालत हमारे हेल्थ की हो चुकी है। और आज हमारा 7% ऑफ द हेल्थ का जो टैक्स एलोकेशन है उसको कम किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे जो आमदार है, हमारे जो खासदार है, उनको निवेदन है कि आपने मुंबई में 4,500 करोड़ का ब्यूटिफिकेशन किया है, जिसको हमने चैलेंज किया है। और आपके आमदार, खासदार ने ये गलत काम किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ और एमएमसी एक्ट और सर्कुलर 14/12/99 के खिलाफ आप रास्ते पे, फुटपाथ पे किसी भी तरह के कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते। और आप जबरदस्ती हमारा टैक्स पेयर के 4,500 करोड़ इसमें बेवफा डाल रहे हैं, बेवजह डाल रहे हैं, मगर हमको स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए आप खर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि म्यूनसिपालिटी में 50% की भर्ती नहीं है। ये कई सालों से नई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाता है। 15,000 पुलिस की भर्ती कमी है, फायर ब्रिगेड में कमी है, भाड़ा में कमी है, हर जगह नई भर्ती नहीं हुई। हमारा पैसा जाता किधर है? तो हमारा पैसा ऐसे जो गलत काम है ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाता है, एडवर्टाइजमेंट में जाता है। तो ये बंद करके हमको बेसिक जो हमारे स्कूल है, कॉलेज है, मैं 50 बार ये स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब प्लेग्राउंड इसलिए कहता हूँ कि अगली पीढ़ी को हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारा ऐसा लोगों में बातचीत होता है कि गवर्नमेंट क्या हमारे सेकेंड क्लास जो सिटीजन्स है या मिडिल क्लास सिटीजन्स है उनको बर्बाद करना चाहते हो क्या? आप 50 माले की बिल्डिंग तो बांधते हो, मगर 50 माले की बिल्डिंग के लोगों के लिए स्कूल किधर है, कॉलेज किधर है, हॉस्पिटल्स किधर है, प्लेग्राउंड्स किधर है? आप उसके बारे में रिजर्वेशन क्यों नहीं करते? आप जानबूझ के करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसलिए ये हमारा जो ये तकलीफें है, आपको इसको दूर करना है कि हमें पहला जो 50 माले की बिल्डिंग बनने से पहले हमारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और प्लेग्राउंड्स की तैयारी कीजिए। हमारे रास्ते पे जो इतने हॉकर्स है, आप उनको जबरदस्ती हॉकर्स बना रहे हैं। आप जब बिल्डर को 5 FSI 10 FSI देते हो, वो 1 फुट बांधता है तो उसको 5 फुट मिल जाता है। वो 1 फुट पे 10,000 रुपया खर्चा करता है और वो 5 फुट का 5 लाख रुपया कमाता है। फिर भी आप उनको गरीब समझते हो और टैक्स कंसेशन देते हो। आपने 5,000 करोड़ का टैक्स कंसेशन दिया है, मगर आप उनको इस बिल्डिंग में 1 FSI रिजर्व करो और हॉकर्स को वहां शिफ्ट करो। वो आप नहीं करते हैं। आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपके पीछे ये जिंदाबाद जिंदाबाद करके आने चाहिए, और आप अगर उनको परमानेंटली कुछ देते हो तो आपके पीछे नहीं आएंगे। इसलिए आप हॉकर्स को जबरदस्ती इनसिक्योर रखते हैं, ऐसे लोगों का मानना है। तो उसके बारे में भी आपको खुलासा देना है।
अब रीडेवलपमेंट पे आता हूं। रीडेवलपमेंट में आप कानून बनाते हैं कि रीडेवलपमेंट अगर करते हो तो टेनेंट्स को, ऑक्यूपेंट्स को आप जबरदस्ती पुलिस से सहारे बाहर निकालते हो। आप कानून बनाते हो कि 5 और 10 FSI बिल्डर को दिया जाता है, तो आपका फर्ज नहीं होता है कि जब बिल्डर 5-5, 10-10 साल बिल्डिंग खड़ी नहीं करती है, लोगों को भाड़ा नहीं देता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? तो एक तरफ से आप बिल्डर को सर पे बिठाते हो और दूसरी तरफ जब आप हमारे पास वोट मांगने आते हो उसको रास्ते पे भिखारी बनाते हो। तो इस माध्यम से मैं आप सभी आमदार खासदारों को निवेदन करता हूं कि रीडेवलपमेंट में जो भी बिल्डिंग जाएगी उसके रिहाब ऑक्यूपेंट्स को, जो ओरिजिनल ऑक्यूपेंट्स है, उनको घर दिलाने की जवाबदारी माड़ाने और गवर्नमेंट ने लेनी चाहिए। वो बिल्डर के हाथ में उनको कुत्ते जैसा फेंकना नहीं चाहिए जो आज आप लोग कर रहे हैं। नहीं तो आप कानून भी मत करो कि जबरदस्ती से उनको खाली करने के टाइम पे बिल्डर के साथ हो और जब घर देने के टाइम पे आप भाग जाते हो और बिल्डर के खिलाफ एक आवाज नहीं उठाते हो। ये जो है ये हमारे खिलाफ है, हमारे अच्छाई के खिलाफ है। और इस माध्यम से हम हर पॉलिटिशियन से निवेदन करते हैं कि आप रीडेवलपमेंट में ऐसी पॉलिसी लाइए कि रीडेवलपमेंट के रिहाब ऑक्यूपेंट्स की जवाबदारी वो गवर्नमेंट की रहेगी, वो ना कोई बिल्डर की रहेगी। और बिल्डर ने अगर नहीं किया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी बैंक गारंटी होनी चाहिए कि वो रिहाब ऑक्यूपेंट्स को कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा तो बैंक गारंटी की इस्तेमाल होना चाहिए। वो रेंट नहीं देता है तो उसका बैंक गारंटी होना चाहिए। इस बारे में हमारे महाराज सो रही है, हमारे आमदार खासदार क्या कर रहे हैं? क्या इनको ये नहीं समझ में आता है कि इनको क्या करना है? हमारे यहाँ आज कोर्ट में कोर्ट्स नहीं बन रहे हैं, हमारे यहाँ 40% जजेस नहीं है। इस बारे में कौन सोचेंगे? आप हमको बोलते हैं कि आपको हम ये देंगे वो देंगे, बेसिक एमिनिटीज दो हमको। पुलिस स्टेशन, यहाँ नजदीक पुलिस स्टेशन नहीं होते, फायर ब्रिगेड्स नहीं होते, कोर्ट नहीं होते, जजेस नहीं होते, BMC में स्टाफ नहीं होते, उसके बारे में कौन सोचेगा? आप 4,500 करोड़ या ये जो खर्चा कर रहे हैं वो बंद कीजिए। और आप हमको बड़े बड़े खाबे दिखाने के बजाय आपको निवेदन है कि आप हमको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स इसी के बारे में बात कीजिए। बड़े बड़े ख्वाब तो बड़े बड़े लोगों के लिए होते हैं। हमारी ख्वाब है हमारे बच्चे स्कूल में जाने चाहिए, हमारे बच्चों को रहने को अच्छा घर चाहिए, हमारे बच्चों को खेलने को मैदान चाहिए और हमको सस्ता खाना चाहिए, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसके बारे में आप हमारे पास जब भी आओगे तब इसके बारे में बात कीजिए। तीसरी बात, करप्शन की बात करता हूं कि करप्शन में आज हमारे गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 17A का अमेंडमेंट किया है जो बिल्कुल गलत है। इस माध्यम से हर MP को मैं निवेदन करता हूं कि ये 17A का अमेंडमेंट जो है वो करप्ट लोगों को साथ देने के लिए है और करप्ट लोगों को बचाने के लिए है। और आपने उस हिसाब से पुलिस के काम में बहुत से दिक्कतें डाली है और CRPC और IPC के जो सेक्शन है उसको बर्बाद कर दिया है। 17A ये लोगों के भलाई के खिलाफ है। उसी तरह से आपने IPC में अमेंडमेंट किया है कि जो गलत काम करते हैं उसके खिलाफ अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो जिसने चोरी की है उसके बॉस का परमिशन होना चाहिए। अरे कौन परमिशन देता है? आप जाके देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एंटी करप्शन में कुछ भी इन लोग देते नहीं है। इस तरह से आप गलत लोगों को, करप्ट लोगों को मदद करते हैं। और हमारी निवेदन है कि करप्ट लोगों को बचाने के लिए जो कानून बनाया है उसको आप विड्रॉ कीजिए। आपको इस माध्यम से वापस हम सब रहीवासी निवेदन करते हैं कि आपको हमारे बारे में सोचना है, ना कि बिल्डरों के बारे में सोचना है, ना कि करप्ट पब्लिक सर्वेंट के बारे में सोचना है। कानून आप बनाते हो, IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, मगर कानून को कौन तोड़ता है? हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे IAS, हमारे IPS तोड़ते हैं। आप देखिए रास्ते पे क्या हमारे आमदार, खासदार, IAS को रास्ते पे स्टॉल्स नहीं दिखाई देते? क्या इनको एनक्रोचमेंट नहीं दिखाई देते? तो फिर आप पगार किस बारे में लेते हो? फिर आप कानून क्यों बनाते हो? आप हमारे धंधे वाले से जो ऑफिशियल धंधा करते हो उसे लाइसेंस भी लेते हो और उसके सामने स्टॉल लगाते हो, तो हमसे लाइसेंस भी लेते हो, हमारे बर्बादी की तरफ भी हमको स्टॉल लगाते हो। आप हमारे पास बोर्ड बनाने का लाइसेंस भी लेते हो और उसके साथ हमारे सामने बैनर लगाते हो, जबकि गलत है। हमारे आमदार खासदार अपने पोस्टर्स लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर से कि ये आपका पैसा नहीं, हमारा टैक्स पेयर का पैसे से आपने काम किया है।
और ये काम करने के लिए आपको पगार दिया जाता है, एम्यूनिटीज दिया जाता है, तो आप एडवर्टाइज कौन से कानून से आपकी खुद की कर रहे हैं कि आपने क्या किया है? आप पगार लेते हो, आप कुछ हम पे मेहरबानी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप जो आपकी एडवर्टाइजमेंट करते हो कि ये हमारे निधि से की, ये आपकी निधि नहीं है, ये पब्लिक की निधि है। आप पब्लिक की निधि को खुद की निधि बता के अपनी खुद की एडवर्टाइज मत कीजिए और पब्लिक के बारे में सोचिए। हर महीने में 2 महीने में पब्लिक को मिलिए और उनके दिक्कतें जो है उनको ये कीजिए। नहीं तो हमको किसको वोट देने का इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और आप अगर ये काम नहीं सही तरीके से करते हो तो हमको नोटा को ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी काम करने वाले हैं ही नहीं। इसके बारे में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है और आपसे निवेदन है कि आप हमको मिलिए, हमारे लिए काम कीजिए। आप जरूर हम आपको वोट देंगे, हम आपके साथ रहेंगे। नहीं तो हम नोटा का वोट देंगे और अगली बार आप जब आओगे तब आपको ऐसे ही सवाल वापस फिर से करेंगे और आपका बात करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होता है। जय हिंद। और मैं सभी हमारे जो सिटीजन्स है, हमारे मुंबई के सिटीजन्स है, हमारे महाराष्ट्र के सिटीजन्स है, उनको निवेदन करता हूं कि आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस ये आपके सेवक है, ये आपके मालिक नहीं है। आप उनके साथ मीटिंग जब करते हो तो आपका हक है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करें, वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना नहीं कर सकते। उसके लिए कोई गिरफ्तारी का कानून नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपका हक है। तो कोई भी आमदार, कोई भी खासदार, कोई भी कॉर्पोरेटर, कोई भी आईएएस, आईपीएस, सीपी, एमसी, म्युनिसिपल कमिश्नर इसके साथ मीटिंग करने के टाइम पे आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए ताकि वो गलत काम करने, बात करने से रोके। और ये आपका हक है, ये हक को बजाइए। आप ये मालिक है, आपकी ताकत है, और आप अगर इस ताकत की इस्तेमाल इस बार नहीं करोगे तो इसके आगे आप अपने अगले जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं रखोगे और ये देश की बर्बादी की तरफ लेके जाओगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और सभी को नमस्कार।